हेलो व्यूअर, आज यूनिट 5 का सेकंड लेक्चरर है। यूनिट 5 में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है जहां से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है नेट जेआरएफ और किसी भी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या है? तो एक वेब सर्विस है। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है कि क्लासीफाई क्या है। तो एक वेब सर्विस है, वेब इनेबल्ड सर्विस है। इसको स्टार्ट किया था OCLC ने। OCLC की स्थापना जो है ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में की गई थी, ठीक है ना, 1967 में, ठीक है, 1967 में, ठीक है। 1967 में OCLC की स्थापना 1967 में किस नाम से किया गया था? तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के नाम से किया गया था, ठीक ना। तो क्लासीफाई जो है एक वेब सर्विस है। इसको स्टार्ट किया था OCLC ने। OCLC को की स्थापना के समय जो नाम था वो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था। इसकी स्थापना 1967 में होती है। 1981 में क्या होता है? तो OCLC का नाम बदल दिया जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो OCLC की स्थापना 1967 में किस रूप में किया जाता है? ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में। कहाँ पर? ओहियो में, ठीक है, USA, ठीक ना। और 1981 में क्या किया जाता है? तो इसका नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम कर दिया जाता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये एक अलग टॉपिक है OCLC। इसका अभी बस थोड़ा सा इसलिए ताकि आगे चल करके ये सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा समझने में, ठीक है ना, थोड़ा याद रहेगा। तो ये एक लंबा टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी तरह की क्वेश्चन आता है OCLC से रिलेटेड, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे अलग से एक OCLC टॉपिक के नाम से, ओके। चलिए अब बात करते हैं एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल की। एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ASK कहते हैं, ठीक है ना। एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल ये दिया किसने था? प्रपोज्ड या फिर कंसीव्ड या फिर कहते हैं इसको इंट्रोड्यूस, सभी का मतलब एक ही होता है। इसको किसने दिया था? तो NJ बेल्किन ने। किसने? NJ बेल्किन ने। कब दिया था? 1980 में। मतलब एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल का एक कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? NJ बेल्किन ने दिया था 1980 में, 1980 में। तो एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज है क्या? तो ये एक यूज़र सेंटर्ड मॉडल है। किसका? तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से एसोसिएटेड है और ये यूज़र सेंटर्ड मॉडल है, ठीक है। एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय या फिर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय NJ बेल्किन इन 1980। दिस इज एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज इज द यूजर सेंटर्ड मॉडल ऑफ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। और क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है उस तरीके से उस लैंग्वेज में हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल जो है ये एक एसोसिएटेड विथ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एनोमलस स्टेट ऑफ नॉलेज मॉडल इज अ यूजर सेंटर्ड मॉडल, ठीक है, गिवन बाय NJ बेल्किन इन 1980। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनफील्ड टेस्ट की। क्रेनफील्ड टेस्ट कब किया गया था या दिया गया था? तो 1960 में, ठीक है। ये रहा 1960 में क्रेनफील्ड टेस्ट किया गया था, ठीक है ना। इससे कौन संबंध, क्रेनफील्ड टेस्ट का संबंध किससे है? तो इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम से। इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। इसको लेकर के कौन आए थे? कैरिड आउट का मतलब होता है लेकर के आना, या फिर क्या कहते हैं गिवन बाय, मतलब दिया जाना, ठीक है। जिसने दिया था उसका नाम था CW क्लीवर्डन। क्या नाम था? ये क्रेनफील्ड टेस्ट जो लेकर के आए थे, जिन्होंने क्रेनफील्ड टेस्ट किया था, उनका नाम था CW क्लीवर्डन था, ठीक है। और यह क्रेनफील्ड टेस्ट जो है एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? तो इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम से है। और ये एक और चीज़ से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ चुका है इंडेक्सिंग सिस्टम से। मतलब ऐसे करके क्रेनफील्ड टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ इंडेक्सिंग सिस्टम। अगर इंडेक्सिंग सिस्टम न रहे ऑप्शन में तो ये रहेगा ही इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, ठीक है। दिया गया था, किसके द्वारा किया गया था? क्रेनफील्ड टेस्ट दिया गया था या फिर किया गया था ये CW क्लीवर्डन के द्वारा, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसमें
छोटे छोटे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। लाइक बुक्स जो है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बहुत से मतलब क्लासिफिकेशनिस्ट एंड क्लास कैटलॉगर्स ने मतलब लिखा है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ बुक को इंक्लूड करते जाएंगे और वो धीरे धीरे आसान होता जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक अब तो यूनिट वाइज चलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ नीट JRF, ठीक है। और इस सारे टॉपिक को मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम आपके सिलेबस को आसान कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं सम इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है। कब किसने लिखा, इनका ऑथर कौन था, ठीक है, कितने ईस्वी में पहली बार ये प्रकाशित होता है, ठीक है। तो इनको जानते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट बुक्स में हो गया, पहला हो गया बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको लिखा था H.E. ब्लिस ने, ठीक है, हेनरी E. ब्लिस ने। H.E. ब्लिस ने कब प्रकाशित हुआ था ये पहली बार, तो 1935 में, ठीक है। 1935 में ये पब्लिश्ड हुआ था। बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के ऑथर कौन है, तो H.E. ब्लिस या रिटेन बाय H.E. ब्लिस एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1935, ओके। इसके बाद है दूसरा है, सेकंड है UDC। UDC भी एक अलग टॉपिक है और ये लंबी टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक एक मटेरियल जो है हमको कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से नोट्स बना करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अलग से ये टॉपिक रहेगा UDC फिलहाल कि UDC एक पुस्तक है। इसको लिखा किसने था, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन ने, ठीक है। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन ने UDC को लिखा था। UDC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, UDC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 1905 में, ठीक है। 1905 में ये पहली बार UDC जो है पहली बार प्रकाशित हुआ था 1905 में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब UDC 1905 में जो पहला एडिशन यानी फर्स्ट एडिशन UDC का फर्स्ट एडिशन 1905 में प्रकाशित हुआ था, तो किस लैंग्वेज में हुआ था, फ्रेंच लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। इसको डिटेल से बताएंगे, सारी की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आसान करते जाएंगे, आपको आगे चल करके काफ़ी अच्छा फील होगा। तो फ्रेंच लैंग्वेज में UDC को लिखा था पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन ने 1905 में। इसका पहला UDC का पहला एडिशन 1905 में प्रकाशित होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पुस्तक जो है वो हमारा कौन सा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको लिखा, इसके जो लेखक हैं, ऑथर है या फिर रिटन बाय हर्बर्ट पुटनैम, हर्बर्ट पुटनैम। 2 से 3 बार नाम बोलेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो ये पुस्तक है, इसके ऑथर कौन है, हर्बर्ट पुटनैम। और ये पहली बार प्रकाशित कब होता है, 1897 में, ठीक है। अभी तक ये बहुत ही कम क्वेश्चन है एग्जाम में, इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1897 में। इसके बाद है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस कोलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, उन सभी फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पुस्तक को इंक्लूड किए हैं, फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था, उसके ऑथर कौन है, इस हिसाब से, ठीक ना। तो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पहला एडिशन प्रकाशित होता है, फर्स्ट एडिशन। यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन। ED का मतलब एडिशन, ED का मतलब एडिशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पहली बार फर्स्ट एडिशन प्रकाशित होता है। इसके ऑथर डॉक्टर SR रंगनाथन है, ठीक है ना, ऑथर डॉक्टर SR रंगनाथन। इसका पब्लिशर जो था कोलन क्लासिफिकेशन का मतलब 6th एडिशन तक का जो पब्लिशर है वो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और जब 7वां एडिशन आता है 1987 में, 1987 में, तो उसका पब्लिशर SRELS शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मतलब हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमको अभी बुक के रूप में देख रहे हैं, तो फर्स्ट एडिशन और पब्लिश ईयर यही देखना है और ऑथर देखना है, ठीक है। तो कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पहला एडिशन इसका प्रकाशित होता है। इसका ऑथर जो है वो डॉक्टर SR रंगनाथन साहब है। पब्लिशर जो है इसका मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म होता है माला। ये पूछ देता है एग्जाम में कि माला मतलब मैच द फॉलोइंग में दे दिया मिलान करने के लिए। जैसे कि अभी हम जितना भी बुक पढ़ाए हैं उसका बुक पब्लिशिंग ईयर दे देगा मैच द फॉलोइंग, बुक ऑथर नेम दे देगा मैच द फॉलोइंग। तो इस हिसाब से इसको मतलब रिकॉल करना है, ठीक है। तो माला का फुल फॉर्म होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसका फॉर्मेशन मतलब जो फॉर्मेशन जो है ईयर है, फॉर्मेशन ईयर जो है 1928 है। 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होती है, करते हैं, ठीक है ना। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में होता है। और ये कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन तक का ये पब्लिशर है,
ठीक है, यही है। अब बात करते हैं थिसॉरॉफ एसिड की। थिसॉरॉफ एसिड ये भी एक वोकेबुलरी कंट्रोल टूल है। थिसॉरॉफ एसिड, देखो जब भी हम जो भी पढ़ाएंगे उसके साइड में, जस्ट टॉपिक के साइड में अगर जो ईयर लिखा रहेगा तो या तो आप लोग कंसाइडर करेंगे कि जो अगर पुस्तक है, ठीक है ना, तो वो पहली बार उतने ईयर में प्रकाशित हुआ है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि OCLC और कोस्ट में, मतलब उसके साइड में अगर हमने लिख दिया कि 1967 1967, तो आप समझेंगे कि वो एस्टेब्लिश्ड ईयर है, एस्टेब्लिशिंग ईयर है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही थिसॉरॉफ एसिड, जैसे कि थिसॉरॉफ एसिड के बगल में हमने लिखा 1969, तो मतलब ये दिया गया था, ये प्रकाश में आना जिसको कहते हैं कि मतलब 1969 में ये आया था, ठीक है। अब इसको कौन लेकर के आए थे? थिसॉरॉफ एसिड के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था? तो डेवलप्ड बाय जिन एचिसन, ठीक है, टी साइलेंट है इसमें, जिन एचिसन पढ़ेंगे, जिन एचिसन, ठीक है। तो थिसॉरॉफ एसिड को डेवलप किया जाता है जिन एचिसन के द्वारा, कब? 1969 में, ठीक है। और इसका थिसॉरॉफ एसिड का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, ये कि थिसॉरफ एसिड इज एसोसिएटेड विथ इंजीनियरिंग, ऐसे आ चुका है। फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इंजीनियरिंग था और इसका आंसर भी इंजीनियरिंग दिया गया था, NTA ने जो आंसर दिया था, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बात करते हैं बूलियन ऑपरेटर्स की। बूलियन ऑपरेटर्स नंबर इन 3, मतलब बूलियन ऑपरेटर्स कितने प्रकार का है के हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। बूलियन ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। और इसका नाम है तीनों का एंड और नॉट, ये तीनों ही बूलियन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एंड को कंसाइडर किया जाता है, इसमें इससे क्वेश्चन आ चुका था कि मतलब एंड को क्या कंसाइडर किया जाता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन था, प्रोडक्टिव, एडिटिव, लॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेना अच्छे से कि बूलियन ऑपरेटर जो है नंबर इन 3 है या 3 टाइप्स के होते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। इसमें एंड को प्रोडक्टिव समझा जाता है, कंसाइडर किया जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में कंसाइडर कहते हैं, हिंदी में वैसे समझा जाता है एंड को प्रोडक्टिव, और को समझा जाता है एडिटिव, और नॉट को समझा जाता है लॉजिकल डिफरेंस। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एंड को प्रोडक्टिव कहते हैं, और को एडिटिव कहते हैं, और नॉट को लॉजिकल डिफरेंस कहते हैं ऑफ 3 टाइप्स ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं या नंबर इन 3 हैं, ठीक है ना, एंड और नॉट। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आ चुका था कि एंड इज़ यूज टू, एंड का प्रयोग हम नैरो द सर्च को छोटा करने के लिए करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, एंड करते हैं, तो बहुत कम उसका जवाब गूगल देता है, ठीक है। और जब और कर देंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मतलब सर्च में आ जाता है, ठीक है ना। रिजल्ट जो हमें आउटकम जो मिलता है, देता है गूगल, वो आ जाता है। तो यहाँ पर समझना है कि एंड इज़ यूज टू नैरो द सर्च को नैरो करने के लिए मतलब एंड का प्रयोग करते हैं। और का प्रयोग, ये और इज़ यूज टू, और का प्रयोग हम करते हैं ब्रॉडन द सर्च, यानी कि अपने सर्च को ब्रॉड करने के लिए, ठीक है ना, अधिक से अधिक रिजल्ट पाने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग जो हम एक्सक्लूड टर्म के लिए करते हैं, ठीक है। नॉट जो है इसका प्रयोग हम एक्सक्लूड टर्म के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि बूलियन ऑपरेटर जो है बूलियन ऑपरेटर गिवन बाय जॉर्ज बूले। अब देखिए, मतलब बूलियन ऑपरेटर को किसने दिया था? बूलियन ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने दिया था? तो जॉर्ज बूले ने, ठीक है। बूलियन ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो जॉर्ज बूले ने, ओके। और इसका संबंध जो है ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से है, ठीक है ना। एसोसिएटेड किससे है? तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल से, ओके। तो आज तक के लिए फिर यही, मतलब मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रहेगा। और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, जैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, मतलब DDC UDC CCC ये बुक्स हो गया, उससे रिलेटेड जितनी भी मतलब थ्योरेटिकल मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब में 20 मिनट to 25 मिनट लग सकता है। बाकी बात सारे के सारे हम जैसे पढ़ा रहे हैं जैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हैं। क्लियर मेंशन है कि यूनिट 5 है तो 5 है। यूनिट 5 खत्म होने के बाद फिर जो यूनिट हमें लगे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट लगेगा उसी पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अच्छा नहीं लगने पर डिसलाइक करना है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग करते रहना है, ठीक है। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करते रहना। तो करते रहिए।
ठीक है। और अगर कोई PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।